नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास वैज्ञानिक सत्र में। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर राजा बाबू। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का विकास क्रम क्या है, कैसे ये विकसित हुआ, अर्थात इसका इतिहास क्या है। इस कड़ी में दोस्तों आप मेरे ये देखने से पहले आप मेरे पहले के दोनों सेक्शन देख ले। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस करके हमारी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। तो आज मैं उसी की कड़ी के आगे के आलेख मैं आपके सामने पठन कर रहा हूं। फ्रेंच रसायनज्ञ लेवाइजर 1743 से 1800 लेवाइजर साहब 1743 से लेकर के 1794 ईस्वी तक रहे। इस समय गैसों के प्रभाव का दहन की प्रक्रिया के लिए प्रयोग कर रहे थे और प्रिस्टले तथा लेवाइजर ने संयुक्त रूप से श्वसन क्रिया में प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट गैस ऑक्सीजन का नामकरण किया। तो ऑक्सीजन का नामकरण प्रिस्टले और लेवाइजर साहब ने संयुक्त रूप से किया था। इस काल में शवछेदन की परंपरा का शवछेदन के बता दूं डिसेक्शन, जिसे डिसेक्शन कहते हैं। तो इस काल में शवछेदन की परंपरा की पुनः स्थापना हुई और रोग एवं उससे होने वाली विकृतियों का भलीभांति अध्ययन किया गया। मार्गैगनी जो कि 1682 ईस्वी से लेकर के 1771 ईस्वी तक थे, ने सूक्ष्म यंत्रों के माध्यम से विकृति विज्ञान की आधारशिला रखी। नाड़ी को देखने की कला, अंगों के स्पर्श करके संभावित विकृत अंगों की पहचान, हृदय एवं छाती रोगों में ठोक करके पानी के इकट्ठे होने की संभावना एवं श्वास तथा हृदय की ध्वनियों को सुनकर रोगों की पहचानने की कला का विकास इसी काल में हुआ। इसी काल में लैनेक साहब जो कि 1819 ईस्वी ने कागज में लपेटकर ध्वनि को केंद्रित करके श्वसन और हृदय की धड़कन को सुनकर रोगों के निदान की परंपरा डाली और बाद में चलकर इसका रूप लकड़ी तथा रबर की ट्यूब ने ले लिया। श्रवण की विधि में उपयोग होने वाले रोगों के आधार पर नामकरण लैनेक नहीं किए, जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप यानी कि साधारण शब्दों में आला कहते हैं। 17वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांस में चिकित्सकों ने प्रसव क्रिया में योगदान करना प्रारंभ कर दिया। विलियम एस्मेली ने लंदन में प्रसव संबंधी यंत्रों का इस प्रकार परिमार्जन किया कि माता एवं शिशु दोनों की रक्षा की जा सके। एस्मेली के शिष्य विलियम हंटर जो कि 1718 ईस्वी से लेकर के 83 ईस्वी तक रहे और उनके भाई जॉन हंटर ने शरीर के रचना के साथ साथ प्रसूति विज्ञान में उल्लेखनीय कार्य किया। जॉन हंटर ने शरीर की रचना के शिक्षा काल में शल्य क्रिया की भी और विकृत अंगों के संकलित करके विशाल संग्रहालय की भी स्थापना की। यह आज भी लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स यहाँ सुरक्षित हैं। अपने कौशल, पुरुषार्थ और ज्ञान की क्षमता पर उन्हें इतना गर्व था कि उन्होंने अपनी बीमारी के समय एक बार मुस्कुरा कर कहा, अब आप आसानी से दूसरा जॉन हंटर नहीं पाएंगे। इसी काल में ब्रिटिश सर्जन पर्सिवल पॉट जो कि 1714 ईस्वी से लेकर 88 ईस्वी तक थे का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने हड्डी के टूटने की चिकित्सा, रीढ़ की हड्डी की टीबी एवं हार्निया तथा कैंसर रोग की शल्य चिकित्सा का विवरण दिया। इस काल में पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के नियम बने। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की उपलब्धता ने सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरिया तथा एक कोशीय जीव प्रोटोजोआ को स्थापित कर लिया। लुईस पाश्चर जिनका नाम है, 1822 से लेकर 1895 ईस्वी ने रोग एवं वनस्पति विज्ञान से सूक्ष्म जीवों का संबंध स्थापित किया। इसी काल में फ्रेंच वैज्ञानिक क्लाडे बर्नार्ड 1813 ईस्वी से 1878 ईस्वी तक रहे, ने जीव की कोशिकाओं में शर्करा की उपयोगिता, लीवर में शर्करा को संग्रहित करने की क्रिया और उसमें पुनः शर्करा में बदलने की क्रिया को खोज डाला। 1857 ईस्वी में अंतः वातावरण और बाह्य वातावरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो आज तक अकाट्य है। होम्योस्टेसिस या एडेप्टेशन जिसे कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक कार्ल फ्रीडरिक विल्हेम लुडविग जो कि 1816 से लेकर 1895 ईस्वी तक रहे 1885 ईस्वी तक रहे, ने लार ग्रंथियों के महत्व को बताया तथा पाचन क्रिया में इनका योगदान निर्धारित किया। रूस के वैज्ञानिक पेवलॉव जो कि 1848 से लेकर के 1936 ईस्वी ने
पेट के स्राव का संबंध दृष्टि, घ्राण एवं श्रवण से स्थापित किया, जो बाद में चलकर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। इस समय यद्यपि शल्य क्रिया की महत्ता चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त फैल चुकी थी, परंतु अधिकांशतः शल्य क्रिया पीड़ा एवं चित्कार में होती थी। निसंज्ञ कारण का ज्ञान उन दिनों केवल अंगों में रक्त प्रवाह को रोकने तक ही सीमित था, जो कि कुछ ही अंगों में प्रयुक्त होता था। सम्मोहन क्रिया द्वारा, हिप्नोटिज जिसे कहते हैं, हिप्नोटाइज द्वारा शल्य कर्म सर्वप्रथम भारत में जेम्स एस्लेडेन ने किया, जो कि 1808 से लेकर 1859 ईस्वी तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के चिकित्सक के रूप में रहे। सर हम्फ्री डेवी ने नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने के बाद यह विचार बनाया कि यह हंसने वाली गैस शल्य क्रिया में दर्द को भुला सकती है। इसका प्रचलन ब्रिटेन और अमेरिका में सल्फ्यूरिक ईथर के साथ होने लगा, परंतु इसका सर्वप्रथम प्रयोग वेल्स, जो कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक रहे, ने दांत को उखाड़ने के लिए किया। वेल्स ने इसका सार्वजनिक प्रदर्शन 1845 ईस्वी में अमेरिका के मासाचुसेट्स चिकित्सालय में किया, जहां दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति इस प्रक्रिया में चीख पड़ा। और वेल्स के ही एक शिष्य ने, मार्टर ने 1846 ईस्वी में ईथर के प्रयोग से इस सफलता का प्राप्त कर लिया। इसके उपरांत लिस्टर में 1749 से लेकर 1870 ईस्वी तक प्रसव में ईथर का प्रयोग हुआ। सिम्पसन ने ही क्लोरोफार्म का उपयोग 1847 ईस्वी में किया, यद्यपि इसकी खोज 1831 ईस्वी में पेरिस में यूजिन सिवेरियन, अमेरिका में सैमुअल गुथरी और लिविग 1934 ईस्वी में कर चुके थे। अब तक पंप के माध्यम से क्लोरोफार्म, ईथर और नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण को अलग अलग प्रयोग की विधि के यंत्रों का विकास हो चुका था, और दर्दनाशक शल्य क्रिया के कारण शल्य क्रिया का विकास बड़े ही त्वरा के साथ हुआ। 1885 ईस्वी में जेम्स कार्निग स्टुअर्ट हालस्टेड ने कोकेन को सुई में के द्वारा नसों में लगा करके संज्ञा शून्यता को पैदा किया, और 1874 ईस्वी में क्लोरल हाइड्रेट को नसों में लगाकर सुई द्वारा निश्चेतना पैदा करने की विधि निकाली गई, जो कि 1903 ईस्वी के बाद बिचुरेट्स की खोज के बाद और प्रभावी हो गई। लॉर्ड लिस्टर 1887 ईस्वी से लेकर 1912 ईस्वी ने यद्यपि अपने जीवन का प्रारंभ एक शल्य चिकित्सक के रूप में किया, तथापि उनकी प्रसिद्धि एंटीसेप्टिक खोज के कारण हुई। लिस्टर ने अब तक माइक्रोस्कोप से घाव बनने वाली विषाणुओं का अध्ययन कर लिया। उन्होंने विषाणुओं से मुक्ति पाने के लिए कार्बोलिक एसिड से घाव धोने की परंपरा शुरू की, तथा चिकित्सा के पूर्व यंत्रों को भी इससे धोया जाने लगा। कार्बोलिक एसिड से अंगों में कई बार घाव हो जाते थे, अतः हाथों में रबर के दस्ताने पहनने की भी कला इसी काल में प्रचलित हुई। लिस्टर के पूर्व ही सोमेविलिस 1818 से लेकर 1865 ईस्वी तक हो रहे कार्बोलिक एसिड का प्रयोग कर चुके थे, और परंतु दुर्भाग्यवश उनके कार्य को बहुत ख्याति न मिल सकी और उनकी मृत्यु विक्षिप्त अवस्था में हंगरी के पागल खाने में हो गई। एटिसोप्सिस निश्चेतना की कला और विषाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस के ज्ञान ने शल्य चिकित्सा को सहज बना दिया, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में प्रत्येक चिकित्सा के लिए शल्य के प्रयोग किए गए। इसमें अमेरिका में केंटू नाम के स्थान पर सफलतापूर्वक चिकित्सा करने वाले मैकडॉवेल, जो कि 1771 से 1830 ईस्वी तक रहे हुए, जेम्स सिम्स 1813 से लेकर 1883 ईस्वी तक रहे, जिन्होंने न्यूयॉर्क में स्त्रियों के मूत्र जननेंद्रिय मार्ग की कठिन शल्य चिकित्सा की। लंदन में सर थॉमस स्पेंसर हुए। स्पेंसर ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ शल्य यंत्रों का भी विकास किया। कैंसर रोग में शल्य चिकित्सा ही उस समय सबसे उपयोगी चिकित्सा थी, क्योंकि इस समय अन्य किसी भी कैंसर की औषधि का विकास नहीं हुआ था। इसमें सर्वाधिक ख्याति क्रिश्चियन एल्बर्ट लियोडेन बिलराय, जो कि 1829 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रहे, की हुई, जिन्होंने सभी अंगों के कैंसर के लिए शल्य चिकित्सा की तकनीक का विकास किया। सर विलियम मैक्सवेल ने 1824 से लेकर 1924 ईस्वी तक की हड्डी एवं अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की शल्य चिकित्सा प्रारंभ की। और सर विलियम मैक्सवेल ने जिसमें शल्य चिकित्सा प्रारंभ की और तंत्रिका तथा मस्तिष्क की शल्य क्रिया का अलग से विकास हुआ। वे लिस्टर के शिष्य थे और ग्लासगो में लिस्टर के बाद उसी पद पर 35 वर्षों तक अध्यापक रहे।
उन्होंने मस्तिष्क में शल्य क्रिया करके जमे हुए रक्त को निकालने की तकनीक का विकास किया। रीढ़ की हड्डी में स्थित ट्यूमर एवं मस्तिष्क एवं सुषुम्ना नाड़ी स्पाइनल कॉर्ड मवाद को शल्य क्रिया से भी निकालने की क्रिया उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई। ये वो दौर था जब मेडिकल साइंस का लगभग सारे कुछ खोजे गए थे। उसके बाद सबसे अहम भूचाल आ गया जब नैदानिक चिकित्सा का विकास हुआ, जिसमें एक्सरे की खोज हुई। तो हम इस बारे में आपसे बाद में चर्चा करेंगे, अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए, बहुत ही अहम बातें मैंने कोशिश की है। इसके बाद हम तमाम पहलू पे तमाम लगभग जो चिकित्सा मेरा चूंकि मानना है, मैंने पहले भी कहा कि चिकित्सा शास्त्र की मिशन है जिसका लक्ष्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए, उन्हें स्वस्थ किया जाए। तो मैं फिर अगली कड़ी में आपसे मैं नैदानिक चिकित्सा का कैसे विकास हुआ, उसका कैसे क्या फायदे मिले और आज हम उस पर निर्भर हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखते रहिए डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और फिलहाल दीजिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर राजा बाबू को अलविदा। फिर मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में। नमस्कार।